हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे आएगा 24 फरवरी को हिंदी का। 95% इस वीडियो को देखने के बाद में आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा और 95% आप हिंदी में ज़रूर लेकर आओगी। पूरा पेपर विथ सोल्यूशन के साथ में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जितने भी हमारे कमजोर स्टूडेंट हैं ये वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखें, क्योंकि ये 24 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है और उसका एक वायरल मॉडल पेपर है। याद रखिए, मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा और आपको इस वीडियो से और इस पेपर से एक ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे आएगा, कठिन आएगा या सरल आएगा। ठीक है, तो सारे डाउट को मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर देखिए, आपको अनुक्रमांक लिख देना है और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। पेपर कोड आप देख सकते हैं स्टूडेंट, पेपर कोड 170 RY पेपर कोड है। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका ये पेपर है क्लास 12 हिंदी का। ठीक है, क्लास 12 हिंदी में आपका 100 नंबर का पूर्णांक होता है और समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए और यहाँ पर देख सकते हैं 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, वायरल पेपर है और इसमें बताई गई जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है स्टूडेंट। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, यानी खंड का और खंड खा, जिसमें 50-50 नंबर के यानी 50-50 नंबर के आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हिंदी के शुरुआत में ही पूछे जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को चलिए हम हल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए खंड का है और सबसे पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न के 5 क्वेश्चंस होते हैं, यानी प्रश्नोत्तर पहला का 5 क्वेश्चंस जो कि गद्य के पूछे जाएंगे आपके, तो जो कि इंपॉर्टेंट होता है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्नोत्तर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे, ये आपका दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मिल गया। खा नंबर क्वेश्चन देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। तो कौन है संपादित पत्रिका? तो ये सरस्वती है स्टूडेंट। याद रखिए, सरस्वती जो है ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। और पहले क्या है, इसको एक प्रकार श्याम सुंदर दास जी ने प्रकाशन किया था, लेकिन 1903 में। ठीक है, 1903 से 1920 तक इसका संपादन कौन किए? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। अगला क्वेश्चन है आपका गा नंबर, वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह नहीं है। इनमें से वासुदेव जो शरण अग्रवाल जी हैं, इनका निबंध संग्रह नहीं है, तो वो आपका पूर्वोदय हो जाएगा। पूर्वोदय किसकी रचना है? जो कि पूर्वोदय रचना है आपका जैनेन्द्र कुमार का। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय और इनकी भी गद्यांश पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो जैनेन्द्र कुमार का ये रचना है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन कि वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह नहीं है, तो आपका पूर्वोदय हो जाएगा। तो गा नंबर का आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पूरा पेपर में आप लोगों को इसलिए सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा और आप लोग पेपर में क्वेश्चंस को देखते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने परसेंट तैयार हैं और पेपर का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, और पूरा पेपर में आपको बता दो स्टूडेंट, 24 फरवरी को सेम टू सेम यानी 100% सेम टू सेम आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पेपर आएगा। कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेगा नहीं। चेंजेस बस रहेगा बस एक चीज़ का, वो क्या रहेगा? वो आपके क्वेश्चन चेंज होंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनर जो होते हैं वो क्वेश्चन अपनी तरफ से निर्धारित किए होंगे, लेकिन वो बुक और आपके क्वेश्चन बैंक से ही होंगे, बाहरी कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होगा। घ नंबर क्वेश्चन है, अश्क का उपनाम है। अश्क का उपनाम क्या है ये आपको बताना है। तो उपेंद्र नाथ अश्क जो इनका पूरा नाम है, तो इनमें से आपका चौथा वाला विकल्प जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी, कब मुड़ी? ये आपका सन 1935 ईस्वी में मुड़ी थी। ठीक है, तो 8 नंबर का भी जो है आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पद्य के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि गद्य के 5 जो कि लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन उनमें पूछे जाएंगे थे। इसमें क्या है, कवि से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी रचनाएं। ठीक है, और उनकी रचनाएं से रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का नंबर क्वेश्चन देखिए कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि माना जाता है, आप सभी को पता होगा, सरहपा को माना जाता है। इनमें से आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
दिया हुआ है स्टूडेंट, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है इसको देखिए कि कला तथा बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं तो सुमित्रा नंदन पंत। मैंने काफ़ी बार अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियोज में बताया है। अगला क्वेश्चन है आपका ग नंबर, लोकायतन की विधा है। तो लोकायतन एक महाकाव्य है, जैसे कामायनी एक महाकाव्य है, साकेत एक महाकाव्य है, ठीक है, उपवर्षी एक महाकाव्य है, शायद उपवर्षी नहीं है कि है, कमेंट में बताइएगा। वैसे ही लोकायतन जो कि सुमित्रा नंदन पंत का एक क्या है, महाकाव्य है, ठीक है, तो एक काव्य की श्रेणी में आ जाता है। उसके बाद में देखिए घ नंबर, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी ये किस काव्यधारा के कवि हैं स्टूडेंट, ये आपके प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और 1 नंबर आपका इसमें भी बिल्कुल पक्का हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है, कौन सी है ये आपको बताना है। तो इनमें से चित्राधार हो जाएगा जो कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है और ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की है, तो घबराइएगा मत। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसू भी इनकी रचना, कामायनी इनका महाकाव्य है, लहर भी इनकी रचनाएं हैं शायद, ठीक है। तो ये अगला नंबर का 1 नंबर देखिए, एक एक नंबर आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग एक एक नंबर को सजोगिए, ठीक है। 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप टॉप भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और 1 नंबर से आप फर्स्ट डिवीजन से पीछे रह सकते हैं, 1 नंबर से आप फर्स्ट डिवीजन पास भी कर सकते हैं। तो 1 नंबर की अहमियत आप लोग पेपर देते हैं स्टूडेंट, आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो जान जाओ, क्योंकि 1 नंबर काफ़ी अहमियत है बोर्ड पेपर के लिए, ठीक है। तो 1 नंबर बटोरिए, और 1 नंबर से क्या होता है ना कि थोड़े थोड़े से ही घड़ा भरता है, तो 1 नंबर से ही आपका अच्छे नंबर आएंगे और एक प्रकार से पूरा 100 नंबर का पूर्णांक कंप्लीट होगा। उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके पेपर में 10 नंबर का गद्यांश होता है, ठीक है, और आपके पेपर में मैंने काफ़ी बार बताया है, जो हमारे न्यू पैटर्न के मॉडल पेपर आप लोग देखते होंगे तो उसमें पता होगा कि शुरू में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था स्टूडेंट, क्या है, शुरू में मैंने बता देता था कि पेपर में आपके जो है 2 गद्यांश दिए जाते हैं और 2 पद्यांश दिए जाते हैं। आप लोगों ने ऑफिशियल मॉडल पेपर का वीडियोज देखा होगा तो उसमें पता हो गया, जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने खुद जारी किया है वो मॉडल पेपर, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर देखिए 2 गद्यांश दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और दोनों गद्यों के हमें 5-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और यहाँ पर बाकायदा यही बताया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न है, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, 10 नंबर हो जाएगा, 5 × 2 = 10, ठीक है, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखिए ये हमारा है और इसके 5 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक प्रस्तुत गद्यांश पाठ हो लेखक का नाम, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। इसमें भी सेम इसी तरीके से पूछा गया है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, ठीक है। तो पाठ और लेखक का नाम तो आपका कंपलसरी पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 10 नंबर जो है ये आपका गद्यांश का ये है क्या, फ्री में, मैं फ्री में आपको दिलाऊंगा। कैसे मिलेगा, वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और चैनल पर नया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियोज को देखते हैं स्टूडेंट, लेकिन मेहनत के लिए आप लोग क्या चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कर लीजिए, 1 ही सेकंड लगेगा। यहाँ पर देखिए प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसकी अधिष्ठिता कंदर्प देवता की होती है, ठीक है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अब मैंने आपको बता दिया कि फ्री में कैसे मिलेगा, तो देखिए मैं की पॉइंट आपको बताता हूँ जिससे आपको चैप्टर का नाम आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए अशोक दिख रहा है, यहाँ पर देखिए वृक्ष दिख रहा है, ये देखिए वृक्ष दिख रहा है, फिर अशोक यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, फिर फूलों का दिख रहा है, फिर वृक्ष में आपको दिखाता हूँ, फिर अशोक दिख रहा है, फिर वृक्ष यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पर अशोक, वृक्ष, ठीक है, फूल दिखे, समझ जाइए कि अशोक की फूल चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अशोक का नाम बाकायदा दिया हुआ है चैप्टर में ही आपका भैया, यानी गद्यांश में ही चैप्टर का नाम इंक्लूड है। अब देखिए अशोक के फूल जो हैं एक प्रकार से इसके जो रचनाकार हैं कौन है, इसके एक प्रकार से लेखक कौन है चैप्टर का, अशोक के फूल, आप सभी को पता होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। तो ये किससे लिया गया है, अशोक के फूल से, ठीक है, अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल से लिया गया है। इसके जो आपके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आपको पता चल गया।
अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मान लीजिए कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आता, तो आप उठाकर यही वाला पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसी को कॉपी में लिख दीजिए स्टूडेंट। यदि आपको आता है तो पूरा इसका व्याख्या कीजिए रेखांकित अंश का, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर तो आपको जरूर मिल ही जाएगा। जब आप मेहनत करोगे, लिख दोगे कॉपी में, तो 1 नंबर आपका कंफर्म है, कोई नहीं काटेगा। बाकी का जो 3 क्वेश्चन, इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा चलिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मदनोत्सव किसे कहते हैं, ठीक है। तो मदनोत्सव किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसकी अधिष्ठता कंदर्प देवता की होती है, इसे मदनोत्सव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक आप इसका आंसर, जो कि आपकी तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसमें आपको 2 नंबर कोई भी काट नहीं सकता, ठीक है। इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में छुपा मिलेगा, बस आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है और इसका आंसर ढूंढना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन कि किन ग्रंथों में इस उत्सव की जानकारी मिलती है, ठीक है। किन ग्रंथों में इस उत्सव की जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर देखिए बिक गिन मित्र और रत्नावली की इस उत्सव का बड़ा सरस मनमोहन वर्णन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर दे दीजिए, आपका चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ क्वेश्चन की आलकतक एवं, यहाँ पर देखिए नूर पूर्णमय शब्दों का अर्थ लिखिए। तो इसका आपको अर्थ लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। इसका भी आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपका 10 में से आपका 9 नंबर तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरा हो ही जाएगा, लेकिन 1 नंबर भी आपका पक्का हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा राइटिंग से बेटर, साफ तथा सुथरा लिखिए। 10 में से 10 नंबर एग्जामिनर खुश होकर पूरा दे देगा स्टूडेंट। इसी तरीके से हर एक टॉपर बच्चा गद्यांश को हल करता है, कोई अलग तरीका नहीं होता, बस आपको कॉपी में लिखना होगा और थोड़ा दिमाग लगाकर इसके जो 3 क्वेश्चन होता है इसका आंसर ढूंढना होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, चैप्टर का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे करनी है बता दिया है, ठीक है। अब देखिए अथवा करके 2 क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, अब दोनों में से किसी एक को बताना है। सेम प्रोसेस इसमें भी है। ये देखिए कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो पाठ का नाम क्या है स्टूडेंट, पाठ का नाम है, इसके नाम क्या है, पैड का नाम है भाषा और आधुनिकता। जो इसके चैप्टर का नाम क्या है, भाषा और आधुनिकता। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए भाषा और आधुनिकता, ठीक है। ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से आपके लिया गया है। ये देखिए भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया और इसके जो लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। बाकी के 4 क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे मिलेगा मैंने ढूंढकर बताया है, ठीक है। इसको आप लोग इसी गद्यांश में देख लीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से गद्यांश को बेसिकली हल किया जाता है। अब देखिए पद्यांश आ चुका है और पद्यांश जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पेपर का पैटर्न भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी सेम गद्यांश की तरह ये भी होता है, ठीक है। बस फर्क इतना होता है कि वो गद्यांश है जो कि लेखक से रिलेटेड होता है, ये पद्यांश है जो कि कवि से रिलेटेड होता है। 2 पद्यांश इसमें भी पेपर में दिए जाते हैं, अथवा करके यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या है, गद्यांश के आधारित यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों का केवल उत्तर देना है। इसके भी 5 प्रश्न स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं, 5 प्रश्न इसके भी दिए हुए हैं और इसके भी टोटल 5 प्रश्न दिए हुए हैं। दोनों में से जो मुझे अच्छा लगेगा, जिसका आंसर हमें, जो पद्यांश हम हल कर पाएंगे उसी को हल करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, गद्यांश और पद्यांश में 2 क्वेश्चन कंपलसरी होता है जो आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे। उपयुक्त पद्यांश के यानी पाठ और लेखक का नाम या कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये 2 पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर का, देखिए कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। तो इसको हम चलिए पढ़ लेते हैं कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाई, ठीक है। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसराए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये यहाँ पे देखिए बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य में मैंने दर्शन पाए, और नभ में मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका पद्यांश है। चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पर पूछा गया कि पद्यांश और शीर्षक का नाम लिखिए। पद्यांश मतलब आपका यानी इसके शीर्षक का नाम क्या होता है, बेसिकली शीर्षक यानी पाठ का नाम। तो पाठ का इसका नाम क्या है स्टूडेंट, गीत नाम है, ठीक है। पाठ का नाम है गीत, और इसके जो एक प्रकार से कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है भैया, मैथिली, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैथिली शरण गुप्त,
ठीक है। तो इसका एक प्रकार से हमें संदर्भ लिखना होता है, तो 2 नंबर यहाँ पर आपको पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को पद्यांश भी हल करना है। उसके बाद में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। जो यहाँ पर लिखा है ना कि स्वागत स्वागत शरद भाग्य में मैंने दर्शन पाए, नभ में मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। ठीक है, तो इसका हमें व्याख्या करना, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने ऑलरेडी व्याख्या कर रखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग व्याख्या कीजिएगा। और बाकी के जो 3 आपके क्वेश्चन है पद्यांश से जुड़े, इसका आंसर भी आपको इसी पद्यांश में मिलेगा और इसका आंसर आप लोगों को इसी पद्यांश से जुड़े देने होंगे। ठीक है, तो ये भी 10 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पद्यांश होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको, जब आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तब आपको 2 नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है स्टूडेंट, टोटल 10 नंबर का आपका ये पद्यांश होता है। अथवा करके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप ये वाला भी कर सकते हैं और इसमें भी सेम प्रोसेस है कि देखिए, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें, यहाँ पर देखिए सम्मोहनकारी और हाला है, मैंने यहाँ पे देखिए विदग्ध क्या है, विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा। भैया इसमें चैप्टर का नाम खुद ही बता दिया है, मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ठीक है, तो भैया चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट, जो कि मैंने आहुति बनकर देखा। ठीक है, मैंने आहुति बनकर देखा और इसके जो कवि हैं वो है आपके सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगे जी। ठीक है, तो 2 नंबर आपका यहाँ पर भी पक्का हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या का करना कि मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, तो इसी का व्याख्या करना है, जो कि आगे जी ने इसको ऑलरेडी व्याख्या कर रखा है। बाकी के जो 3 आपके पद्यांश है, इसका आंसर आपको इसी पद्यांश से जुड़े देना होगा। ठीक है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि गद्यांश और पद्यांश कैसे हल करें, तो मेरे हिंदी का प्लेलिस्ट आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का एक भाग दिखेगा जिसमें आप लोग क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड की तैयारी वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने संपूर्ण, जो कि हिंदी की तैयारी में क्या क्या आपको सामग्री चाहिए, यानी कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, मैंने सारे डाउट उसमें क्लियर करे हुए हैं। तो आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आपके जितने भी डाउट हैं इस पेपर से रिलेटेड वो पूरा क्लियर किया हुआ है। गद्यांश आपको बिना पढ़े कैसे हल करना है और पद्यांश कैसे हल करना, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका पद्यांश मैंने बता दिया है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेपर में भी सेम इसी तरीके से दिया होगा। 5वें का नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा कितना है, 80 शब्दों में क्या लिखना है, जीवन परिचय देना है और उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ठीक है, 5 नंबर का आपका ये जीवन परिचय होता है और आपके इस बार 24 फरवरी स्टूडेंट याद रखिए 24 फरवरी 2025 की बोर्ड पेपर में आपके इस बार कंफर्म है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय 100% आएगा। दूसरे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय 100% आएगा। तीसरा है जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय 100% 24 फरवरी को आएगा, जो कि लेखक का जीवन परिचय है आएगा। ये तीनों का जीवन परिचय मैंने जो है चैनल पर बना दिया है, वीडियो जाकर देख लीजिएगा कैसे जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा कितना है, 80 शब्दों में आपको इनके जीवन परिचय को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। 5 नंबर का जीवन परिचय होता है। इस बार 24 फरवरी के महादेवी वर्मा जी की, जो कि कवि की श्रेणी में आती हैं, इनका जीवन परिचय पूछा जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय पूछा जाएगा और मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर नंबर में कि कहानी कला के आधार पर बहादुर कहानी का उद्देश्य कीजिए या उद्देश्य लिखिए। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा कितना है, 80 शब्दों में ये होता है और ये हर साल आपके पेपर में, ठीक है स्टूडेंट, हर साल आने वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको तैयार कर लोगे तो ये बोर्ड पेपर में हर साल पिछले आप कुछ सालों का रिकॉर्ड देख लेंगे या आप हमारी प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियोज देख लेंगे तो उसमें भी आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहानी वाला ये हर साल पेपर में आता है। ठीक है, तो 5 नंबर आपका इसमें भी पक्का हो जाएगा और शब्द सीमा 80 है। ठीक है, और ये भी कहानी वाला भी टॉपिक जैसे बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य लिखिए, तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पर बनाया हुआ है, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाओगे मिल जाएगा। उसके बाद
बाद में अथवा करके लिखा है कि पंचलाइट कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, कौन है भैया पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र? गोधन। ठीक है, तो गोधन का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी इनकी विशेषताएं बताइए। गोधन का विशेषताएं बताना है जो कि किससे जुड़े हैं? पंचलाइट कहानी से। ठीक है, तो इसका भी मैंने वीडियो चैनल पर बनाया हुआ है और आप लोग ये तैयार कर लीजिए, पेपर में आएगा और ये कंफर्म है, आता है हर साल। ठीक है, गारंटी लेता हूँ, 5 नंबर ये देकर जाएगा आप लोगों को। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। ठीक है, 5 नंबर का आपका ये खंडकाव्य होता है और अधिकतम शब्द सीमा कितना है? 80 शब्दों में आप लोगों को एक खंडकाव्य को लिखना होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य लगता होगा, ठीक है, फिर किसी में जो है एक प्रकार से लगता होगा सत्य का जीत, जो कि सत्य की जीत लगते होंगे। उसके बाद रश्मरथी, आलोक वृत्त, त्यागपति, श्रवण कुमार, ठीक है, ये खंडकाव्य लगते होंगे। सभी का खंडकाव्य का जो वीडियो है मैंने अपने चैनल पर बना दिया है, आप लोग हिंदी के प्लेलिस्ट में देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, और ये हर साल, ये भी हर साल आपका आता है खंडकाव्य। स्टूडेंट याद रखिए, तैयार कर लोगे तो यहाँ पर जो 5 नंबर है, 5 नंबर ये कंफर्म होने वाला है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक पर आपको खंडकाव्य का वीडियो चाहिए चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको सभी प्रकार के खंडकाव्य देखने को मिल जाएगा। यानी आपको कहीं अन्य जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ों का सल्यूशन मैंने ऑलरेडी चैनल पर दिया हुआ है। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर जाना है प्लेलिस्ट वाले भाग में और सारी वीडियोज को आप देख लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, पेपर पूरा इंपॉर्टेंट है और टारगेट जो आप लोगों का है 95% प्लस नंबर लेकर आना हिंदी में, और हिंदी में आप ला सकते हैं। देखिए, इम्पॉसिबल शब्द में भी पॉसिबल शब्द छुपा होता है, तो आपको मेहनत करना है और 100% स्टडी पर ध्यान देना है। इतना कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम कम बचा है कोई बात नहीं, स्टडी पर फोकस कीजिए, पूरा ध्यान आप हिंदी और अन्य सब्जेक्ट पर लगाइए, पूरा ध्यान। ठीक है, खेलने कूदने, मोबाइल पर टाइम वेस्ट करने और भी फालतू चीज़ें, यार दोस्त, शादी विवाह, ये सब बाद में कर लीजिएगा, लेकिन पहला पेपर इंपॉर्टेंट है। अच्छे मार्क्स से आप लोग पास होना इंपॉर्टेंट है। देखिए, पास तो सभी हो जाएंगे, ठीक है, पास तो सभी हो जाएंगे, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट हो जाएंगे, लेकिन नंबर मैटर करता है कि आप कितने % से पास हुए हो, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स लेकर आइए और पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। उसके बाद में देखिए, अब यहाँ पर आ चुका है स्टूडेंट खंड खा। ठीक है, यानी 50 नंबर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ से हमें क्या है, 50 नंबर का क्वेश्चन करना, जो कि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, यहाँ से खंड खा वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, किसी एक का हमें क्या करना है, सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का आपका ये होता है, ठीक है, संदर्भ, जो कि क्या है, संस्कृत का, जैसे हिंदी का गद्य होता है ना, गद्यांश, सेम इसी प्रकार से आपका संस्कृत का गद्यांश है। और इसमें भी पेपर में भी क्या है, 2 गद्यांश दिए होते हैं। एक ये आपका गद्यांश हो गया संस्कृत का, और मैं एक और दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ये देखिए, और एक ये गद्यांश हो गया। ठीक है, तो अथवा करके यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे गद्यांश में आपका अथवा करके 2 होता है, सेम इसी प्रकार से संस्कृत का गद्यांश है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको। देखेंगे कि 7 नंबर दिया जाता है, तो 7 नंबर कैसे दिए जाएंगे, यहाँ पर पढ़िए पहले प्रश्न को कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का करना, यानी दोनों में से किसी एक का करना है सा संदर्भ, यानी आपको संदर्भ लिखना है। इसमें लेखक कभी कोई नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको चैप्टर का नाम बताना है और इसका अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आपको दिया जाएगा जब आप इसका जो है संदर्भ लिखेंगे कि भैया ये किस चैप्टर से लिया गया है, और 5 नंबर दिया जाएगा, ये आपका क्या है, ये संस्कृत में दिया हुआ है, इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, अनुवाद करने का मतलब है, जैसे कि आप लोग इंग्लिश का पेपर देते हो ना, तो वहाँ पर हिंदी एक प्रकार से ट्रांसलेशन करने वाला आ जाता है क्वेश्चन, हिंदी में दिया होता है, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये संस्कृत में दिया है, इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया था ना? तो देखिए, जो आपका ये लिया गया है चैप्टर का मैं नाम बता दूं आपको, चैप्टर का नाम है महामना मालवीय। क्या नाम है? महामना। ठीक है, महामना मालवीय, यानी मदन मोहन मालवीय चैप्टर से लिया गया है। ये आपका 2 नंबर कंफर्म कर देगा। ठीक है, गद्दा संदर्भ में। अब आपको इसका अनुवाद करना है, अनुवाद आपको हिंदी में करना है कि महापुरुष, लौकिक, ठीक है, इस तरह से आपको करना है, इसका अनुवाद करना है स्टूडेंट। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करना है, तो तैयार कर लीजिएगा। इसके 5 जो है संस्कृत के गद्यांश को पढ़ लेना स्टूडेंट, पेपर में कंफर्म आने वाला है। ठीक है, मान लीजिए कि आप इसका अनुवाद नहीं कर पाएंगे तो आप ये वाला कर लीजिएगा, जो कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर का क्या नाम है? आत्मज्ञ एवं, ठीक है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर का नाम है, आप ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है,
दोनों में से किसी एक को करना है, आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ मैंने बता दिया, 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म है। 5 नंबर दिया जाएगा इसका हिंदी के, आप अनुवाद कर दीजिए, यानी हिंदी में सारी चीज़ें, ये संस्कृत में लिखा है, इसको कन्वर्ट करके हिंदी में लिख दीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों चैप्टर के 5-5 गद्यांश को, जो कि संस्कृत का गद्यांश से तैयार कर लीजिए, पेपर में 100% आने वाला है। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, किसी एक का करना है आप लोगों को। यहाँ पर भी जैसे ये पद्यांश हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी का पद्यांश, ये भी आपका 7 नंबर का होता है। 5 नंबर आपको दिया जाएगा किसके लिए, यानी इसको हिंदी में अनुवाद करने के, यानी ट्रांसलेट करने के लिए, और 2 नंबर दिया जाएगा यहाँ पर संदर्भ, यानी संदर्भ लिखने के लिए। फ़र्क इतना है, उसमें आपको थोड़ा बड़ा ही में अनुवाद करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर छोटा श्लोक दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको छोटे में इसका क्या करना है, अनुवाद करना है। जैसे ये किस चैप्टर से लिया गया है, संदर्भ में बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट सुभाषित रत्नान। हर साल पेपर में सुभाषित रत्नान जो चैप्टर है, इससे हर साल एक ना एक आप लोगों को श्लोक देखने को मिल जाएगा। तो तैयार कर लीजिए इसके सभी श्लोक को, आपका जो 7 नंबर है कंफर्म हो जाएगा। अथवा करके ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला श्लोक, तो ये जो किससे लिया गया है, निपत दिलीप। ठीक है, निपत दिलीप चैप्टर से आपका लिया गया है स्टूडेंट, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। श्लोक और संस्कृत का गद्यांश कैसे सॉल्व करना है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल से बताया कि कॉपी में कैसे लिखना है आपको, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में संदर्भ जो कि संस्कृत के गद्यांश और श्लोक को कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है, अनुवाद कैसे लिखना है। तो वीडियो जरूर देख लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया सुभाषित रत्नान चैप्टर, और एक नया चैप्टर आपके इस साल बोर्ड परीक्षा में ऐड हुआ है, ऋतुवर्णम नाम का चैप्टर, तो उसके भी सभी श्लोक को पढ़ लीजिए। 7 नंबर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए हुए, करना आपको 2 क्वेश्चन है, जिसके लिए 4 नंबर दिया जाएगा। बेसिकली ये सब क्वेश्चन कहाँ से लिए जाते हैं, ये आपके संस्कृत का जो गद्यांश है ना, सुभाषित रत्नान हो गया, भोजस्योदार्यम, जातक कथा, आत्मज्ञ सर्वज्ञ, पंचशील सिद्धांता, मदन मोहन मालवीय, या आपका जो है आपका महर्षि दयानंद, इन्हीं चैप्टर से ये सारे संस्कृत के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्नों को मैं हल करके बता देता हूँ, सेम आपको ऐसे ही जो आपके क्वेश्चन बैंक है उसमें भी पीछे वाली साइड में दिए होते हैं। जैसे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन कि राजा भोज सीता की प्रवाह। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे, राजा भोज। ठीक है, यहाँ पर देखिए राजा भोज सीता। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत ही ध्यान तरीके से देखिएगा, सीता प्रभात, यहाँ पर देखिए प्रभात। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, सीता प्रभात वर्णय। ठीक है, वर्णय इति, ठीक है, इति प्रा। ये हमारा जो कि ये वाला क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस तरह से लिखेंगे, 2 नंबर यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता। आपके जो क्वेश्चन बैंक है, विद्या क्वेश्चन बैंक या कोई भी क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देखिए दिया हुआ है। 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि रौद्र रस अथवा वात्सल रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, ये भी हर साल आने वाला आपका रस छंद अलंकार हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और रस छंद अलंकार पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो देखिए का नंबर क्वेश्चन है कि रौद्र रस अथवा करके वात्सल रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। 1 नंबर आपको दिया जाएगा इसके उदाहरण के लिए, और 1 नंबर दिया जाएगा इसकी परिभाषा के लिए। तो टोटल 1-1 नंबर दिए जाएंगे आपको। सेम खा नंबर में देखिए कि यमक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको यमक अलंकार का परिभाषा दे देना है, यदि नहीं आता यमक अलंकार का तो उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा दे देना है। 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर आपको उदाहरण का इसमें भी दे दिया जाएगा। और गा नंबर में देखिए चौपाई अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो चौपाई का कर लीजिए, या आपको चौपाई का नहीं आता तो रोला का कर लीजिए, रोला का नहीं आता तो चौपाई का कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको उदाहरण लिखना है, और यहाँ पर आपको यानी चौपाई की कितनी मात्राएं होती है इसको इस तरह से बताना है। ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा रस छंद अलंकार, और इस साल बोर्ड परीक्षा में कौन से पूछे जाएंगे रस छंद अलंकार, आप लोग जो है हमारा एक वीडियो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, रस छंद अलंकार बाय शिवम स्टडी नॉलेज। यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे कोई भी टॉपिक का वीडियो, बाय शिवम स्टडी नॉलेज पीछे इस तरह से लिख देंगे, आपको वीडियो स्टूडेंट मिल जाएगा, आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तैयार कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन बैंक में भी होगा और आप वीडियोज़ भी हमारा देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन में
यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर का निबंध होता है। सबसे पहला देखिए, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान पर निबंध लिखना है। दूसरा है भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान पर भी आपको निबंध लिखना है। तीसरा है स्वस्थ समाज में नारी की भूमिका पर भी निबंध लिखना है। और चौथा है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 निबंध बताया, लेकिन आप लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, यानी ये चारों में से किसी एक पर निबंध लिखना है जो आपको आता हो। ठीक है, किसी एक टॉपिक पर 250 शब्दों में लिख दीजिए, 9 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये सभी निबंध का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बना रखा है, और मैंने एक जो भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान है, इस पर तो मैंने वीडियो 2-3 दिन ऑलरेडी, यानी 2-3 दिन हुआ होगा, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो जाकर देख लीजिए स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लग रहा है, मैं अभी लिटरली मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, मैं वीडियो कभी शूट कर रहा हूँ, ये लगभग 11 बजे रहा है वीडियो में शूट कर रहा हूँ ये। ठीक है, आप सभी के लिए, क्योंकि दिन में क्या शोर शराबा बहुत ज़्यादा रहता है, बाइक वगैरह की जो आवाज़ है, हॉर्न है, इसकी आवाज़ बहुत आती रहती है। ठीक है, तो इस समय मैं शूट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही होगी। उसके बाद में देखिए 12 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए, और इसका पहला क्वेश्चन देखिए जो कि संधि से रिलेटेड है। ठीक है, संधि से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बहुविकल्पीय की तरह। तो देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि सच्चनम का संधि विच्छेद होगा। तो सच्चनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, ये आपका गा वाला हो जाएगा। सच प्लस चैनम हो जाएगा सच्चनम का सही संधि विच्छेद। दूसरा क्वेश्चन है कि नमस्ते का संधि विच्छेद होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आपका गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। नम प्लस ते हो जाएगा नमस्ते का सही संधि विच्छेद। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि उच्चारणम, या देखिए उच्चारणम में क्या क्वेश्चन दिया हुआ कि उच्चारणम में संधि है। तो कौन सा संधि है, क्या यण संधि है? बिल्कुल नहीं। विसर्ग संधि है? बिल्कुल नहीं। स्वर संधि है? बिल्कुल नहीं। बचता क्या है? व्यंजन संधि। तो इनमें से आपका व्यंजन संधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तीसरे का आंसर समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट खा नंबर क्वेश्चन, जो कि 12 नंबर का खा नंबर क्वेश्चन है। और खा नंबर के पहले नंबर क्वेश्चन में देखिए कि आ समुद्रम में समास कौन सा है। तो आ समुद्रम में समास कौन सा है स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा अव्यय भाव समास। ठीक है, तो पहले का आपका गा वाला राइट आंसर हो जाएगा अव्यय भाव। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कि महावीर में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो महावीर में जो प्रयुक्त समास है ये कर्मधारय समास है आपका। तो दूसरे का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए कि पठनीय में प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें अनियर प्रत्यय है। ठीक है, यानी आपके प्रत्यय में अनियर है। ठीक है, अनियर प्रत्यय हो जाएगा पठनीय शब्द में। दूसरा है किस शब्द में मतु प्रत्यय, तो आपका धीमान हो जाएगा। किस शब्द में मतु प्रत्यय, तो धीमान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इनमें से किसी एक का आपको करना है, जिसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा। 3 दिया हुआ, जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ कि वृक्षात फल पताती। ठीक है, तो क्या लिखा है कि वृक्ष से फल गिरता है, वृक्ष से फल गिरता है, इसका हिंदी अर्थ है वृक्ष से क्या है, फल गिरता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है विभक्ति, तो विभक्ति ये आपका पंचमी विभक्ति हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है। इसका जो नियम यानी सूत्र हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका सूत्र हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ध्रुवम। ठीक है, ध्रुवम प्रेड, इस तरह से, प्रेड नहीं, ये आपका यस वाला सिंबल है। ठीक है, उसके बाद में पादनम। ठीक है, ये इसका सूत्र है स्टूडेंट, समझ में आ गया। 3 में से किसी एक को करना है, इसका आपको विभक्ति लिखना है, इसका हिंदी अर्थ लिखना है, इसका सूत्र लिखना है, यानी नियम लिखना है। 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। ठीक है, 8 नंबर का ये पत्र लेखन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए किसी एक टॉपिक पर करना है, 2 नंबर का होता है। देखिए ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा करके दिया है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद हेतु अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पर स्टूडेंट दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, किसी एक टॉपिक पर पत्र लिखना है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि पत्र कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बना रखा है। अभी मैंने ऑलरेडी एक हाल ही में वीडियो बनाया हुआ है,
तो आप लोग वो देख सकते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पत्र हैं उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाओगे मिल जाएगा। तो ये आपके पत्र लेखन से रिलेटेड है। 2 पत्र पूछे जाते हैं, किसी एक को पत्र आपको लिखना होता है, ठीक है, किसी एक टॉपिक पर। तो फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैंने पूरा पेपर सोल्यूशन के साथ में बताया है, ठीक है। लगभग 34-35 मिनट का वीडियो हो गया और काफ़ी क्या है लंबा वीडियो हो गया, लेकिन पूरी चीज़ें समझानी भी जरूरी थी, और ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करके मैंने बता दिया है स्टूडेंट। ऐसे ही आप लोगों को पूरा पेपर बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को भी सॉल्व करना है। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आज को वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिए, और 2 लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं आप लोग, हमारे नए फैमिली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 ही सेकंड लगेगा, कर लीजिए स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।